Hello friends, welcome to Study Khazana, and today we're going to continue chapter number 6, that is security in the contemporary world. We have discussed the traditional security and non-traditional security in our previous classes, and in continuation we're going to study the other topic of this chapter. In this chapter we have discussed about the ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ा. हमने ये पढ़ा कि इन थ्रेट से कैसे बचा जा सकता है. अब हम जो आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट विल गोइंग टू डिस्कस द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स. मतलब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल के अलावा और भी बहुत से थ्रेट हैं जो आजकल वर्ल्ड सिनेरियो में हमें देखने को मिल रहे हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जिनको टैकल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिससे थ्रेट, हमारा जो ह्यूमन थ्रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दे आर सपोज टू बी टैकल्ड, और ये अकेले टैकल नहीं हो सकते. इसके लिए म्यूचुअल कॉपरेशन, अलायंसेस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स. न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स क्या है? ठीक है, अब न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट में सबसे पहले हम टेररिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं. व्हाट टेररिज्म सेज. टेररिज्म एक ऐसा वर्ड है जो आज आप यू आर लिसनिंग इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस. टेररिज्म क्या है? टेररिज्म बेसिकली व्हाट इज टेररिज्म? आपको पता है कि टेरराइज करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी को डराना. ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो टेररिज्म का जो कंसेप्ट है, टेररिज्म की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. इसमें क्या लिखा है? टेररिज्म रेफर्स टू दी पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली. जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में नॉर्मली सोल्जर टू सोल्जर, बॉर्डर टू बॉर्डर लड़ाई होती है, लेकिन टेररिज्म में सबसे नेगेटिव बात यह है कि इसके अंदर सिविलियंस को टारगेट किया जाता है. और दूसरी बात, आपको पता ही नहीं है कि टेररिज्म कहां से आ रहा है, टेररिज्म कौन स्प्रेड कर रहा है और किस तरीके से टेररिज्म स्प्रेड किया जा सकता है. ठीक है, टेररिज्म कई तरीके से किया जा सकता है. ठीक है, इसे बोला गया सबसे कॉमन जो टेररिज्म हमने देखा है वो हमने देखा है कि हाईजैकिंग प्लेन्स को हाईजैक करना. ठीक है, प्लांटिंग बॉम्ब्स इन ट्रेन्स, कैफे एंड मार्केट. ठीक है, उसके बाद आपने किसी को बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, या आपने जो है हाईजैक कर दिया, या मार्केट पे आपने अटैक कर दिया, किसी को आपने थ्रेट किया है, किसी को वर्बल थ्रेट आपने दिया, आपने जो है कंट्री को आपने थ्रेट किया कि भाई अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप पे अटैक किया जाएगा. जैसे 9/11 जो है आपका जो है यूएसए में हुआ था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है. तो आजकल टेररिज्म जो है बहुत ज्यादा विजिबल हो गया है, और चाहे आप उसकी मिडल ईस्ट की बात करें, यूरोप की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और अब तो यूरोप में भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है बहुत ज्यादा बढ़ रही है. यूएसए में भी बहुत फेमस जो है अटैक हुआ था, जिसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया था. तो टेररिज्म जो है आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है थ्रेट हो गया है, जो ऑब्वियसली इंडिविजुअल कोई भी कंट्री टारगेट नहीं कर सकती. ठीक है, और वी नीड टू कोलैबोरेट, वी नीड टू फॉर्म अलायंसेस टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म. टेररिज्म एक ऐसा थ्रेट है जिसका कोई फेस नहीं है. टेररिज्म एक ऐसा थ्रेट है जिसका कोई रिलीजन नहीं है. आपको पता नहीं है कहां से आपको कब थ्रेट आ जाएगा, कब आपके ऊपर अटैक हो जाएगा. तो इट्स अ रियली अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, और ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, दैट यू आर ऑब्जर्विंग नाउ डेज. उसके बाद से बोला गया है कि टेररिज्म के बाद जो दूसरे टाइप का जो थ्रेट है, जो सिक्योरिटी लोग फील करते हैं कि हम इस चीज में भी सिक्योर होने चाहिए, वो सेकंड इसमें बात की गई है ह्यूमन राइट्स की. ठीक है, ह्यूमन राइट्स को बेसिकली इन्होंने तीन तरीके की कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, 3 टाइप्स. सबसे पहले इन्होंने बोला है पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली का इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल राइट, आप अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकें, उसको चेंज कर सकें. इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग अनजस्ट, आप उसके खिलाफ बोल भी सकें, आप एक ग्रुप फॉर्म कर सके, रैली निकाल सके, डेमोन्स्ट्रेशन कर सके. ये ह्यूमन राइट होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आजकल वी आर फेसिंग लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी.
बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी एट्रोसिटीज, वायलेंस हमें देखने को मिलता है अपने आसपास। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन एक्सप्लॉयटेशन से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ राइट्स होने चाहिए, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट कह रहा है कि यू शुड हैव दी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, यानी कि इकोनॉमिक राइट यानी कि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप कर सकें। एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा है, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वहां पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से लोग इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो जिससे उनके ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सोशल राइट की बात की है। सोशल यानी कि सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार जो हर एवरीवन इज लाइक जिसको जो हर किसी के पास होने चाहिए, और सामाजिक राइट के अंदर आपका बोलने का अधिकार भी होना चाहिए, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिक राइट्स का मतलब यह है कि ठीक है आपके पास राइट्स हैं, आप वो काम कर सकते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इंश्योर करेगी कि वो राइट्स आपके बने रहे। कि कहने को तो मैम ने आपको बोल दिया है कि भाई सोशल राइट्स हैं, आप जेंडर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको जो है डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, पर फिर आपको पता नहीं क्या करना है, आप पुलिस के पास जाएंगे, आप कोर्ट में केस फाइल करेंगे, गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज हैं, प्रोविजंस हैं जो आपको इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं। तो राइट्स का मतलब केवल ये नहीं कि आपको प्रिविलेजेस दे दिए जाएंगे, राइट्स का मतलब ये भी है कि गवर्नमेंट भी पूरा ध्यान रखेगी कि आपको वो राइट्स ढंग से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप इसमें बताया गया है राइट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल और एथनिक इंडिजिनस माइनॉरिटीज। ठीक है। अब इसे बोला गया है कि कई बार क्या होता है, अगर आप इंडिजीनियस हैं, जैसे आप बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब हैं या शेड्यूल्ड कास्ट हैं, या आप कभी ना कभी स्लेव थे या डिस्प्लेस्ड हुए हैं या माइग्रेट हुए हैं, तो उस केस में क्या होता है आपके जो बेसिक राइट्स हैं वो कई बार एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलती, आपको एक सिटीजनशिप की रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती, एक पॉलिटिकल एक सोशल रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती। तो वो भी जो है ह्यूमन राइट्स के अंदर आता है। उसके अंदर गवर्नमेंट या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देंगी कि जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं और या इंडिजिनियस लोग हैं या डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनके भी जो बेसिक राइट्स है वो उनको मिले। क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा दिक्कत है कि जो भी सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, चाहे कॉलोनाइज्ड होता है, चाहे बैकवर्ड होता है, चाहे जो इकोनॉमिकली वीक होता है, उसको सबसे पहले उस पर अटैक किया जाता है और उसको जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है या राइट से उनको अलग कर दिया जाता है। तो ये जो है दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है इन टुडे सिनेरियो। तो ये एक न्यू थ्रेट है हमारी सिटीजनशिप, हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे वॉर से बचने से ज्यादा जरूरी है लोगों को बचाना। ठीक है। जब लोग ही नहीं बचेंगे तो आप किससे लड़ेंगे या किससे फाइट करेंगे। तो ये चीज इसमें बताई गई है कि दो तरीके के जो है थ्रेट्स हमने, न्यू सोर्स हमने डिस्कस किए। एक तो हमने डिस्कस किया टेररिज्म, दूसरा हमने डिस्कस किया ह्यूमन राइट, और तीसरा जो इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे, जो तीसरा इसके अंदर राइट है वो है अच्छा, इसमें ह्यूमन राइट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि 1919 में इराक ने कुवैत पे इन्वेड किया, फिर जेनोसाइड हुआ रवांडा में, इंडोनेशिया में मिलिट्री किलिंग हुई ईस्ट तिमोर के लोगों के साथ। तो कई बार पावरफुल कंट्री वीक कंट्री पर अटैक करती है, जैसे अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, ईरान पे अटैक हुआ, इराक पे अटैक हुआ और सद्दाम हुसैन को मारा गया, जिससे पूरी गवर्नमेंट डिस्प्लेस हुई। अभी तक वहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसमें जब इस तरीके की लड़ाइयां होती है, अटैक होती है, तो लोकल जो होते हैं, जो वहां के लोकलाइट्स होते हैं, उन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। उनकी पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो ये एक नया सोर्स ऑफ थ्रेट माना गया है कि इफ यू आर पॉलिटिकली डिससैटिस्फाइड, मेंटली डिससैटिस्फाइड, तो डेफिनेटली आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो जब आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी तो ऑब्वियसली वर्ल्ड का पर्पस लॉस्ट हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जो ह्यूमन राइट्स है हर सिचुएशन में, चाहे वॉर की सिचुएशन हो, चाहे अटैक की सिचुएशन हो, चाहे पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन हो, उन सभी केसेस में ह्यूमन राइट्स जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है।
उसके बाद जो थर्ड इसमें बात की गई है, नेक्स्ट जो इसमें सोर्स की बात की गई है वो है ग्लोबल पॉवर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो इसमें बोला गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन नाउ एट 650 करोड़ will reach 700 to 800 crores within 25 years and may eventually level out of 900 to 1000 करोड़। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है हमारी जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंसर्न दिखाने वाली बात है कि यह है कि इसकी ये जो जितनी भी हम 100 करोड़ या 1000 करोड़ की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर जो है 6 मेन कंट्रीज में लिमिट होके रह गई है। वो कौन कौन सी है? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। और ये वो देश हैं जो पॉपुलेशन वाइज बहुत ज्यादा है और इकोनॉमिक वाइज डेवलपिंग है या अभी उस स्टेट पे नहीं आए हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री से टैकल कर सके या लड़ सके। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है वर्ल्ड ग्लोबल पॉवर्टी की कि एक तो आप इकोनॉमिकली डाउन भी हैं, उसके बाद पॉपुलेशन भी ग्रोथ आपकी बढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर आपके ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पैसा कम होगा, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पे प्रेशर ज्यादा होगा कि लोगों की जरूरतों को पूरा करें, उनकी बेसिक नीड्स पूरी करें। तो जब सारा पैसा बेसिक नीड्स में ही पर चला जाएगा तो फर्दर डेवलपमेंट के लिए आप कहां से काम करेंगे? और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां आप देखेंगे इवेंचुअली वहां पे क्या हो रहा है कि हाई पर कैपिटा इनकम है और लो पॉपुलेशन ग्रोथ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो रिच कंट्रीज हैं वो और रिच होती जा रही है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से और ज्यादा डाउन होती जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि नॉर्थ और साउथ के बीच में दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू अ गैप बिटवीन द नदर्न एंड द सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिसकी वजह से जो डिस्पैरिटीज है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ती जा रही है नदर्न और सदर्न कंट्रीज के बीच में। हालांकि कुछ कंट्रीज ने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी है, डाउन लाने की कोशिश करी है, जैसे इंडिया हो गया या चाइना हो गया, पर फिर भी अगर कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से तो पॉपुलेशन हाई होने की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंपेरेटिवली उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। ठीक है, तो 3 जो है नए सोर्स हमने पढ़े। एक पढ़ा हमने टेररिज्म, उसके बाद हमने पढ़ा जो है आपका ह्यूमन राइट्स, उसके बाद हमने पढ़ा ग्लोबल पॉवर्टी। इसे बोला गया है कि जैसे कि सब सहारन रीजन है वो बहुत ज्यादा गरीब है और गरीब हैं और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। उसके बाद से बोला गया एट द टर्न ऑफ 21st सेंचुरी मोर पीपल वर बीइंग किल्ड इन वॉर इन दिस रीजन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। मतलब आप पॉपुलेशन भी आपके पास ज्यादा है, इकोनॉमिकली भी आप डाउन है और यहाँ पे आप देखेंगे आउटसाइड अटैक्स भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट रेट है, ग्लोबल पॉवर्टी का जो रेट है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक आउटकम है ग्लोबल पॉवर्टी की वजह से, एक और जो न्यू थ्रेट निकल कर आ रहा है वो है लार्ज स्केल माइग्रेशन। ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी होने की वजह से, ह्यूमन राइट्स वायलेट होने की वजह से, टेररिज्म बढ़ने की वजह से लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी कि अपने घरों को छोड़ के जो है वो ऑब्वियसली बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं या दूसरे कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं। उससे भी क्या होता है, उनका जो स्टेबिलिटी होती है वो वीक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत टाइम से कंट्री में, जैसे कश्मीरी पंडित की बात करें, कश्मीरी पंडित जो भारत छोड़ के गए, डेफिनेटली वो बहुत सालों से जो है कश्मीर में रह रहे थे, बट राइट्स, कम्युनल राइट्स की वजह से उनको वो जगह छोड़नी पड़ी और बहुत ही अपने उनके घर थे, स्टैब्लिश वो लोग थे, बट बिकॉज ऑफ दैट टेररिज्म, बिकॉज ऑफ दीज राइट्स दे हैव टू लिव देयर कंट्रीज और लिव देयर स्पेस। तो जब आप अपनी जब स्टेबल जगह को छोड़ के कहीं और जाते हैं, माइग्रेट होते हैं, तो आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, इकोनॉमिकली डिस्टर्ब होते हैं, सोशली डिप्राइव्ड होते हैं और आप स्टेबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन घूमता है। तो माइग्रेशन इज ऑल्सो द आउटकम और यू कैन से दैट न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। जैसे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, ISIS की वजह से जो वहां के लोग हैं इजिप्ट और सीरिया के, वो यूरोप में माइग्रेट हो रहे हैं, जिसके ऊपर यूरोप के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आप ये भी देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में टेररिस्ट अटैक भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट्स है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। उसके बाद बोला गया कि दिस माइग्रेशन हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस. International laws and norms make a distinction between the migrants and the refugees.
ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको यूरोप का एग्जांपल दिया कि ये माइग्रेशन की वजह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन या टेंशन शुरू हो रही है, क्योंकि जैसे बांग्लादेश की बात करें और म्यांमार के बीच में जो रोहिंग्यास के ऊपर जो अब जो है डिसेंट चल रहा है कि हु विल गोइंग टू एक्सेप्ट दीज कम्युनिटी। तो माइग्रेशन का भी जो कंसेप्ट है, जो इलीगल माइग्रेशन है, डेफिनेटली जो इलीगल माइग्रेशन है, एक तो माइग्रेशन आपने किया प्रोफेशनली, आप डेवलप हुए, इकोनॉमिकली आप डेवलप हुए, लेकिन एक माइग्रेशन जो इलीगली है, अनएक्सेप्टेबल है, आप रिफ्यूजीज भी कहा जा सकता है, तो उसकी वजह से कई बार पॉलिटिकल फ्रिक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, बिकॉज जब रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली कंट्री के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, हो सकता है उसके बाद जो है कई बार टेररिस्ट अटैक भी बहुत ज्यादा, इलीगल माइग्रेंट्स कई बार जो है नेगेटिव एलिमेंट्स भी लेकर आते हैं। कई बार माइग्रेशन की वजह से जो कई बार ऐसी बीमारियां या ऐसी चीजें आपके देश में आ जाती हैं जो आपके देश को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही इसमें बताया गया। उसके बाद से बताया गया कि from 1919 to 1995, 70 states were involved in 93 wars, which killed about 55 lakh people. ठीक है, और as a result, individual families and times whole communities have been forced to migrate because of generalized fear of violence due to the destruction of livelihood and identities and the living environment. इतनी बार बार कांस्टेंट लड़ाई होने की वजह से डेफिनेटली वायलेंस की डर से लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, राइट्स के डर से अपने घर छोड़ देते हैं, अपने स्टेट्स छोड़ देते हैं, अपने कंट्रीज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक एक्यूट प्रॉब्लम जो है माइग्रेशन की जो है सामने आती है, और कई बार लोगों को सालों साल एज अ रिफ्यूजी कैंप में जो है अपनी लाइफ बितानी पड़ती है। सो दिस इज द अनदर सोर्स, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बताया गया, हमने टेररिज्म पढ़ा, हमने ग्लोबल पॉवर्टी पढ़ा, ह्यूमन राइट्स पढ़ा, फिर हम माइग्रेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं हेल्थ एपिडेमिक्स। मतलब पहले बीमारियां जो थी वो बहुत कॉमन बीमारियां होती थी जिसका एक कॉमन इलाज भी होता था, लेकिन आजकल एक ऐसी बीमारियां सामने आ गई हैं जिनको ट्रीट करना या जिनका प्रिकॉशन भी बहुत मुश्किल है और जिनका जो ट्रीट करना भी बहुत मुश्किल है, जिसमें सबसे पहले इसमें HIV एड की बात की गई है, बर्ड फ्लू की बात की गई है, एक सार्स नाम की इसमें बताया गया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऐसी जो है बीमारियां होती हैं जो रेयर से रेयरेस्ट होती हैं, और ये क्यों होती है? माइग्रेशन की वजह से। टूरिस्ट आ गया, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, तो कई बार इन चीजों की वजह से जो जर्म्स होते हैं या जो भी वायरस होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे एपिडेमिक, जिससे हेल्थ डिसीजेज जो है, हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद से बताया गया है कि बाय 2003 an estimated 4 crore people were infected with HIV AIDS। ठीक है, जिसमें से ज्यादातर लोग कहां से थे? अफ्रीका से, साउथ एशिया से। ठीक है, और इसे बोला गया है नॉर्थ अमेरिका में कुछ न्यू ड्रग्स आई हैं, थेरेपीज आई हैं, जिससे HIV की वजह से जो डेथ है उनको कम किया गया है। बट अभी भी एड्स से लड़ने की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। कई बार तो लोग सामने ही नहीं आना चाहते, बताना ही नहीं चाहते कि वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, और जो सामने आते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको जो है ट्रीट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद से बोला गया कि एड्स के बाद भी अब ऐसी बीमारियां आ गई जिनको हमने कभी सुना नहीं है, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसे कि इबोला वायरस। ये अफ्रीकन कंट्री से बेसिकली ये वायरसेस जो हैं ये पास होते हैं, जैसे कि इसमें हेंटा वायरस है, हेपेटाइटिस C हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, क्लोरिया हो गया। देन वी हैव अदर नेम्स ऑल्सो, मैड काउ डिसीज। मैड काउ डिसीज क्या है? मैड काउ डिसीज के बारे में बताना चाहूंगी। मैड काउ डिसीज जो है बेसिकली एक ऐसा वायरस है जो काउ के माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, और उसके स्पाइनल कॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है कैटल के अंदर, लेकिन वो ह्यूमन के अंदर बहुत ही रेयर होता है कि वो ट्रांसफर हो जाए। वो ट्रांसफर तब होता है जब उस काऊ का जो है इफ यू गोइंग टू ईट दैट काऊ, और जब उसका जो फ्लैश अगर हम ईट करते हैं या उससे कोई भी उसके जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं, तब ये जो है वायरस जो है आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है,
तो बेसिकली जो है ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके बारे में आप सुनेंगे भी नहीं और जिसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल है, वो जो है आजकल जो है देश में फैल रही है और जिससे जो है वर्ल्ड में फैल रही है, देश की तो क्या बात करें। और डेफिनेटली इनसे लड़ना बहुत जरूरी हो गया है और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं इनसे हम अकेले नहीं लड़ सकते। वी नीड अ म्यूचुअल कोलैबोरेशन। मिलिट्री एक्सपेंशन से या ट्रेडिशनल थ्रेट से बच के हम इन न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट से नहीं बच सकते। हमें बेसिकली वॉर, एग्रेशन, टेररिज्म से हटकर जॉइंटली, कोलैबोरेटिवली हमें इन इश्यूज को डिस्कस करना पड़ेगा, इन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो ह्यूमैनिटी है, जो सिटीजन्स हैं या जो वर्ल्ड है, वो बहुत ज्यादा थ्रेट में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद और भी छोटे मोटे थ्रेट्स हैं, छोटे मोटे कहिए कि बिकमिंग एक्यूट नाउ डेज। फॉर एग्जाम्पल जो मालदीव है वो उसकी ऐसा बोला जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सी लेवल में सबमर्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बोला गया है वेरएज सदर्न अफ्रीका में जो HIV एड्स की वजह से जो है एज वन इन द 6th एडल्ट, मतलब हर 6th छठे एडल्ट को जो है ये डिसीज है और ये बहुत ही दिक्कत की बात है। उसके बाद से बोला गया है इन 1994 Tutsi tribes in Rwanda faced a threat to its existence as nearly 5 lakh of its people were killed by rival Hutu tribe in matter of weeks. ठीक है, तो बेसिकली हर तरीके का थ्रेट, चाहे ट्रेडिशनल हो, नॉन ट्रेडिशनल हो, वो इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है आज के सिनेरियो में। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप अकेले इस चीज को टैकल कर सके। वी नीड अ कोलैबोरेशन, वी नीड अ अलायंस, वी नीड अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इन सब इश्यूज पे काम कर सके। इनको जो है प्रिकॉशन, इनको अवॉइड करने में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन अगर लिया जाएगा, देन ओनली जो है इस प्रॉब्लम से, इस न्यू थ्रेट से लड़ा जा सकता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज सच काइंड ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स की परिभाषा, थ्रेट्स की डेफिनेशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई है। अगर हम नैरो थ्रेट, अगर हम एक छोटी सोच, नैरो सिनेरियो में सोचे थ्रेट को, तो थ्रेट मतलब ये होता है कि सिर्फ लड़ाई से बचना है। लेकिन अगर ब्रॉड सेंस की बात करें तो अब हमें थ्रेट किसी से भी हो सकता है। आप जो है अपने नेबर से, आपके जो है कोई टेक्नोलॉजी हो गई, या जो है आपको किसी वायरस से इन्फेक्शन हो गया, आप डिप्रेशन में आ गए, टेररिज्म हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ऐसे ऐसे थ्रेट सामने आ गए जिनके बारे में हम पहले सोचते भी नहीं थे। तो खैर दिस इज अबाउट द टॉपिक। उसके बाद इसमें बोला गया है, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। अगर ये जितने भी थ्रेट्स हैं, अगर इनसे बचना है तो इनसे बचने का तरीका यही है कि हमें जो है वी हैव टू मेक अ कंबाइंड एफर्ट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टॉप सच काइंड ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि cooperative security may involve confrontation. Military force may have role to play in combating terrorism or enforcing human right, but it is difficult to see what force would do to help alleviate poverty, manage migration, refugees movement and control epidemic. जैसे कि मैंने आपको बोला कि टेररिज्म है, कोई टेररिस्ट अटैक है, कोई वर्ल्ड अटैक है, कोई कंट्री अटैक है, तो वो तो आप मिलिट्री एक्सप्लोरेशन या मिलिट्री एक्सपेंशन से, मिलिट्री से या सोल्जर्स से या वेपन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई हेल्थ एपिडेमिक है, नेचुरल डिजास्टर है, गरीबी है, डिप्रेशन है, ठीक है, एपिडेमिक है, उसको आप मिलिट्री एक्सपेंशन से कैसे लड़ेंगे? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद से बोला गया कि इन सब चीजों से बेसिकली हमें बचना है, और हम कैसे बचेंगे उसके लिए कॉपरेशन में भी बायलेटरल, यानी कि हमें जैसे बायलेटरल यानी कि दो देशों के बीच में हम बायलेटरल, रीजनल, कॉन्टिनेंटल, रीजनल हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, ग्लोबल हो गया, हम आपस में मिलकर जो है जब हम कोलिशन बनाएंगे, अलायंसेस बनाएंगे, तभी हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। उसके बाद से बोला गया कि कॉपरेशन सिक्योरिटी में ऑल्सो इन्वॉल्व variety of other players,
बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल। जैसे हमने पिछले चैप्टर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे कि क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो इन तरीके के इन जो ये थ्रेट्स हैं उनसे लड़ने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, जैसे कि यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये अवेयरनेस, ये प्रोग्राम्स, ये प्रोजेक्ट्स चला सकती हैं डिफरेंट नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल या न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट से लड़ने के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होना उतना ही जरूरी है जितना वर्ल्ड गवर्नमेंट का होना जरूरी है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि देन विल गोइंग टू हैव फाइन, यही इसमें बताने की कोशिश की गई है कि नॉन सिक्योरिटी जो है आपकी देन ओनली, इट इज ओनली देन पॉसिबल जब कॉपरेशन होगी, अलायंसेज आप बनाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रोल प्ले करेंगे और फोर्स का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। अदर मेजर्स विल गोइंग टू बी adopted in order to tackle these problems। हमें कलेक्टिवली ही काम करना होगा, वी कैन नॉट वर्क एट अ इंडिविजुअल बेस। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज। जो थ्रेट वर्ल्ड फेस कर रहा है वही थ्रेट हम लोग भी फेस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल थ्रेट यानी कि अटैक फ्रॉम आउटसाइड, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट के अंदर आपका जो है ह्यूमन राइट्स हो गया, ग्लोबल सिक्योरिटी हो गया, न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट में टेररिज्म हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, माइग्रेशन हो गया, ग्लोबल पॉवर्टी हो गया। ये सारी चीजें इंडिविजुअली हम लोग भी फेस कर रहे हैं। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इंडिया क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है इन थ्रेट से बचने के लिए। तो बेसिकली इसमें 4-5 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया है द फर्स्ट कॉम्पोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। अगर ट्रेडिशनल थ्रेट है तो हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रांग करेंगे और स्ट्रांग हमने किया भी है और हमने ट्रेडिशनल थ्रेट फेस भी किया है। हमने चाइना के साथ वॉर करी 1962 में, फिर हमने पाकिस्तान के साथ हमने कई लड़ाइयां लड़ी जैसे कि 1947-48 की बात करें, 65 में, 71 में, फिर 1999 में टेररिस्ट इंट्रूशन हुआ था। तो हमने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। तो डेफिनेटली हमारी ये सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि हमें जो है अपने आप को जो है मिलिट्री वाइज स्ट्रांग करना है, जिसके लिए हमने 1974 में अपना न्यूक्लियर डिवाइस जो है फॉर्म किया था, टेस्ट किया था, और जो न्यूक्लियर टेस्ट हमने कंडक्ट किया था वो 1998 में किया था पोखरान में। ठीक है, तो हमने जो है डेफिनेटली अपने आप को मिलिट्री वाइज जो है एक्सपैंड करने की कोशिश की है। उसके बाद जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है इसके अंदर, द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी has been to strengthen international norms, international institution to protect its security interest। मतलब हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी एक पोजीशन बनाई है, अपना एक स्टेटस बनाया है कि हम पे कोई भी आसानी से अटैक नहीं कर सकता। जैसे हमने नाम अडॉप्ट किए, नाम के अंदर हमने क्लियर कर दिया कि ना तो हम यूएसए के साथ हैं ना हम यूएसएसआर के साथ हैं, और हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने नाम के बाद न्यू अडॉप्ट किया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसके अंदर हमने अपने आप को और स्ट्रांग करने की कोशिश करी। मतलब इसका मतलब यह है, इस पॉइंट का मतलब यह है कि ऐसी स्ट्रैटेजी आप बनाएं कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी आपके ऊपर क्वेश्चन रेज करने से पहले ही गोइंग टू थिंक, बिकॉज हमने अपनी एक ऐसी पोजीशन बना ली है, हमने एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर लिया है को डेवलपिंग कंट्रीज का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, कि एवरीवन नोज कि हाँ ये भी जो कंट्रीज हैं ये कहीं जो है स्टैंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है चाहे पीस कीपिंग फोर्स की बात हो, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई शांत कराने की बात हो, हमने बार बार जो है अपनी राय, अपनी एग्जिस्टेंस जो है वर्ल्ड सिनेरियो में शो करी है, ताकि जो है हर कोई हमें इग्नोर ना करे, ये ना सोचे कि हम बहुत वीक हैं और हम कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉम्पोनेंट इसमें बताया, द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इज गियर टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। अब हमने जो है आउटसाइड एग्रेशन के साथ साथ इंटरनल एग्रेशन भी झेला है।
अगर हिंदू और मुस्लिम की बात करें, हिंदू या सिख की राइट्स की बात करें, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, हर तरीके की मूवमेंट जो हमने इनसाइड कंट्री हमने फेस किए, चाहे नक्सलाइट मूवमेंट हो गया, ठीक है, एलटीटी हो गया, तो हर तरीके के एग्रेशन हम लोगों ने फेस किए हैं और टाइम टू टाइम हमने जो है इसको सॉल्व भी किया है, ठीक है, और कोशिश की है कि जो है ये दोबारा एग्रीवेट ना हो, ठीक है। इंडिया हैज ट्राइड टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम विच अलाउ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ग्रुप ऑफ people to freely articulate their grievances and share their political power। यानी कि हमने इन सारे इंटरनल थ्रेट्स को भी टैकल किया है और हर कम्युनिटी को आगे आने का मौका भी दिया, मतलब जो भी ये इंटरनल मूवमेंट्स हैं उसके अंदर हमने हर किसी को स्पेस दिया कि ठीक है आप आइए अपना मूवमेंट सामने रखिए, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दिया है, जिसकी वजह से अभी तक हमारे देश की यूनिटी जो है बरकरार है, ठीक है। उसके बाद से बोला गया है कि फाइनल जो नेक्स्ट फोर्थ इसमें कॉम्पोनेंट बताया गया है कि finally there has been an attempt in India to develop its economy in a way that vast mass of citizens are lifted out of poverty, misery and ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यानी कि हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो जब हम आजाद हुए थे व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि वेलफेयर फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, जो भी हमारे देश के अंदर है, चाहे वो डाइवर्स हो या किसी बाहर कंट्री से आया हो, वंस ही बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हमें उसकी पॉवर्टी हटानी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, सोशल स्टेबिलिटी लानी है, हर पॉलिटिकल राइट्स उसको देने हैं जो बाकी सिटीजन्स को मिल रहे हैं, ताकि जो है एवरीवन कैन फील सेफ और वो अपने आप को डेवलप कर सके, ठीक है। सो ये हमने कुछ प्लान जो है अभी तक हमने जो है मैनेज किए हैं, कुछ कमियां रही हैं, किसी चीज पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड डू राइट मी ऑन स्टडी खजाना।